नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। हम पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आई स्पेशल टीचर वैकेंसी से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मानसिक प्रक्रियाएं, जिसमें ध्यान, धारणा, स्मृति से संबंधित सवाल लिए गए हैं, जो कि हमारे यूनिट 4 से संबंधित है। तो हम पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। पहला प्रश्न है, ध्यान को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है? केवल शारीरिक, ज्ञानात्मक और चयनात्मक, अचेतन या फिर निष्क्रिय? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्ञानात्मक और चयनात्मक। अगला और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न कि जब हम अपनी इच्छा से किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक ध्यान, ऐच्छिक ध्यान, सहज ध्यान या फिर विभाजित ध्यान? तो अगर हम किसी चीज़ पर अपनी इच्छा से ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसे ऐच्छिक ध्यान कहा जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों के ध्यान को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? शिक्षक की आवाज़, प्रकाश और शोर, छात्र की रुचि और आवश्यकता, कक्षा का आकार? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा छात्र की रुचि और आवश्यकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर है? तो वो क्या है? प्रेरणा या फिर थकान या उद्दीपक की तीव्रता या फिर आदत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपक की तीव्रता। अगला है, ध्यान अवधि से क्या तात्पर्य है? ध्यान भटकाने की दर, वह समय सीमा जब तक कोई व्यक्ति किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित रख सकता है, ध्यान न दे पाना, एक साथ कई काम करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह समय सीमा जब तक कोई व्यक्ति किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित रख सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराए जा रहे हैं, और जितने भी वीडियो आप लोगों को इस पेपर से संबंधित करवाए जा रहे हैं वो सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए जा रहे हैं। इसलिए इन वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, और इसमें जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों को भी बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से सीधे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप इन वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए और प्रश्नों को भी काफ़ी ध्यान से पढ़िए, ताकि आपको अच्छी सफलता मिल सके। अगला और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से दो प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। पहला, ADHD का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। दूसरा जो ये प्रश्न है वो क्या है कि ADHD वाले बच्चों में मुख्य रूप से किसकी कमी होती है? तो ये जो बच्चे होते हैं इसमें किस प्रकार की कमी होती है? पहला ऑप्शन है बुद्धि की, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रित ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, सस्टेन्ड अटेंशन, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक ताकत की या फिर दृष्टि की। तो जो ADHD वाले बच्चे होते हैं वो ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, यानी नियंत्रण ध्यान केंद्रित करने की क्षमता की कमी होती है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों का ध्यान कैसे बढ़ा सकता है? लगातार एक ही स्वर में बोलकर, दृश्य श्रव्य सामग्री जिसे TLM कहते हैं, और गतिविधियों का उपयोग करके, उन्हें डराकर, लंबे व्याख्यान देकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी TLM और गतिविधियों का उपयोग करके जो है एक शिक्षक कक्षा में बच्चों का ध्यान बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी नई या अचानक होने वाली घटना की ओर ध्यान जाना क्या कहलाता है? ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान, चयनात्मक ध्यान या फिर विभाजित ध्यान? तो इस प्रकार के जो ध्यान होता है उसे अनैच्छिक ध्यान की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है,
विकलांग बच्चों जैसे ऑटिज्म में ध्यान केंद्रित करने में सुधार के लिए क्या उपयोगी है? शोरगुल वाला वातावरण, छोटे और स्पष्ट निर्देश, लंबे और जटिल कार्य, ध्यान न देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे और स्पष्ट निर्देश यानी शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है चयनात्मक ध्यान, सिलेक्टिव अटेंशन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है सब कुछ एक साथ देखना, कई उद्दीपकों में से किसी एक प्रासंगिक उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल ध्यान न देना, सोते हुए ध्यान देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कई उद्दीपकों में से किसी एक प्रासंगिक उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न धारणा, परसेप्शन का क्या अर्थ है? केवल देखना, संवेदी सूचनाओं की व्याख्या करना और उन्हें अर्थ प्रदान करना, ध्यान रख करना, भूल जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संवेदी सूचनाओं की व्याख्या करना और उन्हें अर्थ प्रदान करना। अगला ऑप्शन है संवेदना यानी सेंसेशन और धारणा परसेप्शन में क्या अंतर है? तो दोनों समान हैं। संवेदना अर्थपूर्ण है, धारणा नहीं। संवेदना प्रथम चरण है जबकि धारणा उस संवेदना को अर्थ देती है। या फिर आखिरी ऑप्शन है संवेदना मस्तिष्क में होती है, धारणा अंगों में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संवेदना प्रथम चरण है जबकि धारणा उस संवेदना को अर्थ देती है। अगला हमारा प्रश्न है कि धारणा को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक में क्या शामिल है? वस्तु का आकार, वस्तु का रंग, व्यक्ति का पूर्व अनुभव यानी पास्ट एक्सपीरियंस और दृष्टिकोण या फिर प्रकाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्ति का पूर्व अनुभव और दृष्टिकोण। हमारा अगला प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दृष्टि बाधित यानी विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों में किस प्रकार की धारणा अधिक विकसित होती है? दृश्य धारणा, श्रवण और स्पर्श धारणा, कोई धारणा नहीं, रंग धारणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवण और स्पर्श धारणा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। भ्रम क्या है? इल्यूजन। भ्रम को क्या कहा जाता है? इल्यूजन। क्या है? सही धारणा, किसी उद्दीपक की गलत धारणा या व्याख्या, बिना उद्दीपक के कुछ महसूस होना, स्मृति लोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी उद्दीपक की गलत धारणा या व्याख्या ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला वही प्रश्न है श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए धारणा विकसित करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? केवल ध्यान, ओठ पठन जिसे लिप रीडिंग कहते हैं, और दृश्य संकेत, अंधेरा कमरा या फिर शोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिप रीडिंग और दृश्य संकेत। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार धारणा कैसी होती है? टुकड़ों में, समग्र रूप में, अर्थहीन या केवल जन्मजात? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समग्र रूप से, एज अ होल। अगला प्रश्न है आकृति पृष्ठभूमि फिगर ग्राउंड का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से, ध्यान से, धारणा से या फिर अभिप्रेरणा से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारणा से। अगला प्रश्न है कक्षा में बच्चों की स्पष्ट धारणा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए, बहुसंवेदी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, बहुत तेज बोलना चाहिए, केवल श्यामपट्ट का उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुसंवेदी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है जब हम किसी दूर की वस्तु को उसके वास्तविक आकार का ही मानते हैं, भले ही वह छोटी दिखे, तो यह क्या है? आकार, स्थिरता,
भ्रम, मतिभ्रम, ध्यान भटकाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आकार स्थिरता। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो इसमें उम्मीद है कि आप लोगों के थोड़े कम प्रश्न सही होंगे, क्योंकि ये नया टॉपिक है और इसके बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनको आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है। तो हमने सोचा इस टॉपिक को थोड़ा पहले करवा दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए वर्ड और नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख लें पेपर से पहले, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके आप लोगों को लगभग में 2 वीडियो मिलेंगे, तब ये यूनिट कंप्लीट हो पाएगी। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लोग भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, वो लोग भी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और कोशिश करिए कि इसका जवाब आप ही लोग दीजिए। स्मृति के 3 मुख्य चरण कौन से हैं? भूलना, रटना, लिखना, यानी ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कूट संकेतन, भंडारण, पुनरुद्धार। तीसरा ऑप्शन है ध्यान धारणा सीखना। चौथा ऑप्शन है देखना, सुनना और बोलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी की अवधि कितनी होती है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से स्मृति के टाइप से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा पेपर में, ये आप लिख के रख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहला ऑप्शन है 1 से 2 सेकंड यानी बहुत कम। दूसरा ऑप्शन है 30 सेकंड। तीसरा ऑप्शन है 1 घंटा। चौथा ऑप्शन है जीवन भर। तो संवेदी स्मृति जो सेंसरी मेमोरी होती है उसकी अवधि होती है 1 से 2 सेकंड, यानी बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न है अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे STM भी कहते हैं। तो यहाँ से एक और हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि STM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारा प्रश्न क्या है कि अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? भूल जाना, चेकिंग, दमन या फिर हस्तक्षेप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, चेकिंग या फिर खंडीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो आप लोगों को हमारे द्वारा बता दिया जाता है, ताकि आप उन प्रश्नों को उसी समय एक बार ज़रूर पढ़ लें, ताकि वो आप लोगों को याद हो जाए। लंबे समय तक जानकारी को बनाए रखने वाली स्मृति को क्या कहते हैं? कार्यशील स्मृति, संवेदी स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दीर्घकालिक स्मृति, जिसे लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, स्मृति बढ़ाने की निमोनिक्स रणनीति क्या है? रटकर याद करना, स्मृति सहायक तकनीकें जैसे कविता, सूत्र या शब्द संक्षेप बनाना, बार बार लिखना, ध्यान भटकाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, स्मृति सहायक तकनीकें जैसे कविता करना, सूत्र या शब्द संक्षेप बनाना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की स्मृति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? लंबी कविताएं रटाकर, लगातार अभ्यास, पुनरावृत्ति और व्यवहारिक अनुभवों द्वारा, डराकर, उन्हें अकेला छोड़कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लगातार अभ्यास, पुनरावृत्ति और व्यवहारिक अनुभवों के द्वारा। अगला प्रश्न है सीखी गई जानकारी को याद करने में विफलता क्या कहलाती है? अधिगम, स्मृति, विस्मरण यानी फॉरगेटिंग या फिर धारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
फॉरगेटिंग यानी विस्मरण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जितने प्रश्न सही कर रहे हैं उनको नोट करते रहिएगा। लास्ट में कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक से आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि आप जितने प्रश्न सही करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि इसमें भले ही वैकेंसी कम है, लेकिन इसमें उसी हिसाब से बच्चों को भी तो कम ही बुलाया गया है, तो इसमें आप लोगों को सफल होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली तो आप लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है। इसलिए मेहनत करते रहिए ताकि आप लोगों को अच्छी सफलता मिल सके। अगला प्रश्न है, सिमेटिक मेमोरी किससे संबंधित है? व्यक्तिगत घटनाओं से, सामान्य ज्ञान और तथ्यों से यानी जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स। अगला ऑप्शन है साइकिल चलाने से या फिर भावनाओं से। तो जो सिमेटिक मेमोरी होती है वो संबंधित है सामान्य ज्ञान और तथ्यों से यानी जनरल नॉलेज और फैक्ट्स से। अगला हमारा प्रश्न है, एपिसोडिक मेमोरी में क्या संग्रहित होता है? गणित के सूत्र, व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं और अनुभव, व्याकरण के नियम या फिर केवल रंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं और अनुभव। अगला है, बच्चों में रटने रोट मेमोराइजेशन के बजाय किस पर जोर देना चाहिए? यानी बच्चों को रटने के बजाय किस पर जोर देना चाहिए? भूलने पर? ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव आंसर है। अर्थपूर्ण अधिगम और समझ पर? अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। दंड पर? ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। केवल परीक्षा पर? ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। तो हमारा जो पॉजिटिव आंसर है वो क्या है कि मीनिंगफुल लर्निंग और समझ पर। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्धिमत्ता को सामान्यतया कैसे परिभाषित किया जाता है? केवल गणित हल करने की क्षमता, सीखने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने और पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता, अच्छी तरह बोलने की क्षमता या फिर शारीरिक ताकत। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने और पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों के IQ आकलन में सांकेतिक भाषा का क्या महत्व है? तो यह उनकी वास्तविक संज्ञानात्मक क्षमता को मापने का एक उचित माध्यम प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों का बुद्धि परीक्षण करते समय किस प्रकार के परीक्षण सबसे उपयुक्त होते हैं? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। केवल मौखिक परीक्षण, अशाब्दिक या प्रदर्शन परीक्षण यानी नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, लिखित निबंध या फिर श्रुतलेख यानी जिसे डिक्टेशन भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी अशाब्दिक या प्रदर्शन परीक्षण। अगला, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है एक कारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस या फिर त्रितंत्र सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। अगला प्रश्न है, गार्डनर के अनुसार जो बच्चे स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को अच्छी तरह समझते हैं उनमें कौन सी बुद्धिमत्ता होती है? अंतःवैयक्तिक, स्थानिक या संगीत में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतःवैयक्तिक। अगला प्रश्न है, दूसरों के मनोभावों, स्वभाव और इरादों को समझने की क्षमता गार्डनर के किस बुद्धिमत्ता से संबंधित है? तो तार्किक, गणितीय, अंतर्वैयक्तिक या फिर शारीरिक गतिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। तो हमने तुमको अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दोनों के बारे में पढ़ा दिया है और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, ये भी हमने आप लोगों को बता दिया है। अगला प्रश्न का उत्तर तो आप ही लोग देंगे क्योंकि ये तो पढ़ते ही चले जा रहे हैं, चाहे टेट हो, सीटेट हो या किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम हो, उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है कि IQ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो ये आप लोग बताएंगे भाई क्या होता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी MA/CA इंटू 100। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ क्या हो जाएगा। तो उसी फार्मूले में रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना निकल के आएगा भाई, देखिए यहाँ पर आ गया है कि हमने क्या किया, 12 उसकी मानसिक आयु थी, उसकी वास्तविक आयु थी 10, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये कट के कितना आ गया 120, यानी 0 से 0 कट जाएगा और 12 गुणे 10 तो कितना बन जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि एक विशेष शिक्षक को गार्डनर के सिद्धांत का उपयोग कैसे करना चाहिए। ऑप्शन ए है सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाकर। ऑप्शन बी है बच्चों की व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता और शक्तियों के अनुसार विविध शिक्षण रणनीतियाँ अपनाकर। ऑप्शन सी है केवल भाषा पर ध्यान देकर। ऑप्शन डी है कमज़ोर बच्चों को अलग करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों की व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता और शक्तियों के अनुसार विधिक शिक्षण रणनीतियाँ अपनाकर। अगला और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सांकेतिक भाषा ISL, तो जिसको इसका फुल फॉर्म पता है वो बताए भाई कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने से श्रवण बाधित बच्चों पर क्या परिणाम होता है। उनका मानसिक विकास रुक जाता है, उनका संज्ञानात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर सी है वे सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो आक्रामक हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उनका संज्ञानात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास बेहतर होता है। अगला प्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या है। एक जन्मजात बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी एक आंतरिक शक्ति जो व्यवहार को निर्देशित और ऊर्जावान बनाती है। केवल पुरस्कार या फिर शारीरिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक आंतरिक शक्ति जो व्यवहार को निर्देशित और ऊर्जावान बनाती है। यानी मोटिवेशन का मतलब होता है जैसे आप लोग कोई वीडियो देखें मोटिवेशन से संबंधित की, अगर हम पढ़ेंगे तो ये होगा, हमारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, तो क्या मन करता है कि अब हमको सिर्फ पढ़ना है। तो वही क्या है, वही मोटिवेशन है। तो वो क्या करती है, वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है और व्यवहार को निर्देशित करती है ताकि हम उसके प्रति क्या कर सकें, अपने कार्य को अंजाम दे सकें। उसे क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई बच्चा अपनी खुद की रुचि, आनंद और संतुष्टि के लिए कोई कार्य करता है तो इसे क्या कहते हैं। बाहरी प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा या फिर कोई प्रेरणा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा, यानी ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर साइकिल मिलने का वादा किस प्रकार की प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा या फिर अचेतन प्रेरणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाहरी प्रेरणा। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विकलांग यानी दिव्यांग बच्चों में प्रेरणा की कमी का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है। उनकी विकलांगता, बार बार असफलता और समाज का नकारात्मक रवैया, बहुत अधिक बुद्धिमत्ता या फिर अधिक धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बार बार असफलता और समाज का नकारात्मक रवैया। अगला प्रश्न है हमारा, एक विशेष शिक्षक बच्चों में आंतरिक प्रेरणा कैसे विकसित कर सकता है। तो उन्हें सफलता का अनुभव कराकर और उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करके, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाई, क्या है, अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे बुनियादी आवश्यकता कौन सी है जो प्रेरणा को प्रभावित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, पानी, नींद आदि। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रेरणा को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक कौन सा है। पहला ऑप्शन है शिक्षक का कठोर व्यवहार। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण। अगला ऑप्शन है शिक्षक की अनुपस्थिति। अगला ऑप्शन है शिक्षक का पहनावा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक का उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, प्रशंसा और पुरस्कार प्रेरणा के किस रूप में कार्य करते हैं? सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रेनफोर्समेंट, दंड या फिर आंतरिक प्रेरणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, अधिगम बेबसी का शिकार बच्चा कैसा महसूस करता है? अत्यधिक प्रेरित, यह मान लेता है कि वह चाहे जो कर ले वह सफल नहीं होगा, प्रेरणा की कमी, बहुत खुश या फिर क्रोधित। तो इसका जो बी ऑप्शन है, यह मान लेता है कि वह चाहे जो कर ले वह सफल नहीं होगा, यानी प्रेरणा की कमी। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सहानुभूति और दया, समावेशी वातावरण जहां उन्हें स्वीकार किया जाए और वे सूक्ष्म महसूस करें, उन्हें अलग थलग करना, उन्हें उनके काम खुद कर देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समावेशी वातावरण जहां उन्हें स्वयं स्वीकार किया जाए और उन्हें सक्षम महसूस कराया जाए। तो आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जो कि हमारे टॉपिक मानसिक प्रक्रिया यूनिट 4 से संबंधित थे। आप लोग ईमानदारी से कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इन 50 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नए मिले होंगे जिनकी शब्दावली भी नई रही होगी, लेकिन हमने बार बार कहा है कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इस पेपर के लिए, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बाकी जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया वो लोग भाई ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी अपडेट आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सिलेबस सिर्फ आपके अपने चैनल एग्जाम टिप्स के द्वारा ही कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।